नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ शरद। आज हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर आलोक जी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके जीवन का जो सफर रहा है वो कैसा रहा? पॉलिटिक्स की तरफ जो आपका झुकाव आया वो कब आया, किसके प्रेरणा से आया? देखिए, राजनीति हमारे परिवार में विरासत में है। हमारे नाना स्वर्गीय श्यामनंदन मिश्र बिहार से 8 बार सांसद रहे। नेहरू जी के पहले पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, बाद में डिप्टी प्लानिंग मिनिस्टर हुए नेहरू के कैबिनेट में, और चरण सिंह के कैबिनेट में विदेश मंत्री के रूप में रहे। तो मेरा बाल्यकाल उन्हीं के साथ बीता है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हंसराज कॉलेज में पढ़ा, वहाँ का सन 84-85 में अध्यक्ष भी बना, इंडिपेंडेंट। उसके बाद से मेरा रुझान, मैं 1980 से, जब भारतीय जनता पार्टी की पैदाइश हुई थी, उसका एक मेंबर रहा और धीरे धीरे सक्रिय होता चला गया। ये दुर्भाग्य की बात है, और राजनीति में जो दूसरे दलों को मिलाकर चलने की कवायद बिहार में होती है, उसके कारण पिछले 2-3 बार से लोकसभा सीट से वंचित होता जा रहा हूं। चूंकि एडजस्टमेंट में हमारी सीट चली जाती है, लेकिन मेरी पार्टी के प्रति आस्था या पार्टी के प्रति समर्पण, उस भाव में कोई कमी नहीं आया है। जब तक जीवित रहूंगा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन के ही रहूंगा, और जितना कुछ हो सकेगा पार्टी के लिए, राष्ट्र के हित में, उतना योगदान करता रहूंगा। नोएडा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं नोएडा में एक साधारण एक फैक्ट्री का मैनेजर बन के आया था। आज ईश्वर की कृपा से हमारी कंस्ट्रक्शन साइटें भी चल रही हैं, 2-3 फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, और भी व्यापार चल रहे हैं। ये सब नोएडा का ही देन है, और नोएडा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस नोएडा को अगर मैं कुछ भी वापस करूं तो मेरे लिए कम होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, पार्टी के प्रति समर्पण, नोएडा के प्रति आदर भाव, इसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। जहां तक हो सकता है वहां तक करता रहूंगा। नोएडा में एक हमने एनजीओ भी बनाया हुआ है पिछले 16-17 साल से। 14 साल से मैं उसका अध्यक्ष हूँ, प्रवासी महासंघ। हम समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं, जिसमें समाज में एकता, भाईचारा, दोस्ती का पैगाम देने का काम करते हैं। नोएडा का अपना कल्चर अब मल्टी कल्चर हो गया है, खासकर बिहार पूर्वांचल की बहुतायत है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ उस तरीके की रोजगार के अवसर नहीं है। तो नोएडा को जितना हम लेते हैं, उससे ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, तभी नोएडा आज हिंदुस्तान के शीर्ष नगरों में गिना जाता है। आलोक जी, लोकसभा चुनाव बीता है और भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी लेवल पे बड़ा सियासत गर्माती नजर आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है सबका साथ सबका विकास। ये दावा कहीं ना कहीं फीका नजर आ रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए शरद जी, गहमा गहमी का माहौल कहाँ से नजर आ रहा है आपको? उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन किसी ने भी फोरम के बाहर जाके या विद्रोह का स्वर तो नहीं दिखाया। ठीक है, आपस में कभी तालमेल में कमी हो जाती है। फिर वो सेंटर में आए थे, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसको संज्ञान में लिया, और अब जो उनके बयान आए हैं उससे विपक्ष के लोगों के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। 100 लाओ और चीफ मिनिस्टरशिप ले जाओ, पर जो मौर्य जी का बयान आया उससे तो उनको काफी हताहत हुई होगी। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तरह तरह के लोग हैं, विभिन्न समुदाय के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न वर्गों के लोग हैं। तो इतने बड़े समूह में थोड़ा बहुत कहीं न कहीं तो दाएं बाएं हो जाना स्वाभाविक है, परंतु इन टोटलिटी एकजुटता है, राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रवाद है, और समर्पण है राष्ट्र को आगे बढ़ाने का। उसमें कहीं कोई कमी नहीं। आलोक जी, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यूपी के लेवल पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सारी चीजें आई हैं। लोकसभा चुनाव में तो चलिए आपकी बात को हम नजरअंदाज करते हैं, तो विधानसभा चुनाव में अभी कैसी तैयारी रहेगी आपकी? विधानसभा चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे कार्यकर्तागण 24 घंटे 365 दिन
चुनावी प्रक्रिया में अपना भरपूर योगदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। ये सही है, लोकसभा चुनाव में कुछ मुद्दों पर हम विपक्ष से पिछड़ गए थे। पहला मुद्दा था आरक्षण का और दूसरा मुद्दा था कॉन्स्टिट्यूशन का। इस पर विपक्ष ने उनको समझा दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करेगी, संविधान में तोड़ मरोड़ करेगी और आरक्षण जो शेड्यूल ट्राइब का है उसको समाप्त कर देगी। डिस्पाइट कि हम उसको, हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जनता हमारी बात को समझ नहीं पाई या समझने की कोशिश नहीं की या नहीं समझने को तैयार हुई और अंतोगत्वा उसके कारण हमें कुछ सीटों पर भारी नुकसान हुआ। लेकिन अब जनता समझ गई है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लोकतंत्र के इतिहास में तीसरी बार, बहुत कम लोग ही रिपीट हुए हैं, और अब जिस तरीके का उन्मुखी बजट दिया है हमने, एक पैगाम दिया है कि महिलाओं का, युवाओं का, गरीब तबके का जिस तरीके से समायोजित किया गया है, उनके उत्थान के लिए बजट में विभिन्न प्रावधान है। रोजगार की भी संभावनाएं काफी तेजी से बढ़ेंगी। संविधान से कहीं छेड़छाड़ की कोई चर्चा नहीं है। आरक्षण को समाप्त करने की कहीं से कोई शुरुआत नहीं है। तो लोगों को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और हम जनता के पास, जनता भगवान है हमारा, हम जनता के पास फिर एकजुटता से जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले उपचुनावों में भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जहां कहीं भी विधानसभा के चुनाव होंगे वहां हम प्रचंड बहुमत से वापसी करेंगे और देश को जो तीसरी बड़ी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ले जाने का हमने प्रण लिया है, उस पर अग्रसर करके ही और उसको अचीव करने के बाद ही दम लेंगे। और हमारा जो भी प्लान है वो शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। देखिए, ये भी बजट जो हम लाए, ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल बजट है। इसमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तरफ भी जाने की कवायद है। समाज में अभी जो प्रेजेंट में जो नीड है उसकी भी कवायद है और साथ साथ 2047 का जो विजन है प्रधानमंत्री मोदी का, जो हम विश्व विजयी होकर विश्व गुरु बन जाएंगे, उसकी भी कवायद है। तो इस सबको समावेश करके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ता कठिन है परंतु हमारा साहस अदम्य है। हम हर हालत में ये अचीव करके रहेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी दूसरे लेवल पे निखर के बाहर आई है, जिसमें आप लोगों को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आजकल। अखिलेश यादव जी जमीनी स्तर की राजनीति करना शुरू कर दी है। उन्होंने पेपर लीक मामला, रेल हादसा जैसे तमाम मुद्दों पे उनके कार्यकर्ता, उनकी पूरी संगठन, पूरा टीम एक जमीनी लेवल पे राजनीति करना शुरू कर दी है। आप लोगों की पार्टी को कितना असर दिख रहा है आप लोग? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने पीडीए अलायंस बनाया वो उनका थोड़ा सक्सेस लिया, लेकिन फिर अगर टोटलिटी में देखें तो ये जातिगत पार्टी है, ये जात की राजनीति करती है, ये परिवारवाद की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी न परिवारवाद की राजनीति करती है न जाति की राजनीति करती है और हम पूरे भारत में फैले हुए हैं। ये तो एक महज उत्तर प्रदेश तक सीमित लोग हैं, लेकिन हाँ, यहाँ इन्होंने नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, यहाँ इन्होंने सफलता हासिल की तो आज ये इतनी मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मानिए कि अगर वहाँ विधानसभा चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ के बावजूद दोबारा अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान को पैदा करने वालों को कभी सत्ता नहीं सौंपेगी, इसका विश्वास रखिए। आज जिस अमन चैन का माहौल में योगी जी ने उत्तर प्रदेश को खड़ा कर दिया है, 30,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ आई है, नए नए उद्योग लग रहे हैं, अमन चैन का माहौल है, प्रदेश प्रगति की राह पर है। और पेपर लीक का जहाँ तक मामला है, ये 1900 जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, जब से मुझे होश संभाला है मैंने, पहला पेपर लीक कांग्रेस के राज में 1997 में हुआ था। तो आज ये एक राष्ट्रीय समस्या बन गया है। इसकी जड़ें पूरे देश के हर राज्यों में फैल गई है। ये एक कैंसर है जो 4th स्टेज में आके खड़ा हो गया है। तो हम सबको मिलकर इस पर राजनीति करने की बजाय इसके समूल उन्मूलन के लिए सार्थक और सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है।
उपचुनाव में आप लोगों का क्या ट्रम्प कार्ड होगा जिससे जनता का रुझान आपकी तरफ बढ़े? देखिए, देश आगे बढ़ रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है, समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। ये सारी चीजें, अमन चैन का माहौल है, ये सारी चीजें जनता को उद्वेलित करेंगी। जिन कारणों से उन्होंने हमें वोट नहीं दिया था, वो कारण भी अब पानी की तरफ साफ हो चुका है, वो दूध फट चुका है। जिन लोगों ने ऐसी संभावनाएं व्यक्त कर लोगों के मन में जहर बोने का काम किया, वो सब बाहर निकल चुका है। तो अब जनता एक स्वस्थ सरकार, एक अमन चैन की सरकार, एक प्रगतिशील सरकार चाहेगी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे अग्रणी है। और जिस तरीके से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हर जगह खड़े हैं, उसी तरीके से फिर से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में खड़े होंगे। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा को लेकर के आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए, जो मुगल आताताइयों ने जिस तरीके से हमारे मंदिरों पर प्रहार किया, आप ये चीज देखिए कि हम जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं, हम कोई बलवा नहीं कर रहे हैं। हम कोर्ट की शरण में जा रहे हैं, कोर्ट से निवेदन कर रहे हैं, पुरातत्व विभाग से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया सच्चाई को खोजकर सामने रखें और उस सच्चाई के तहत अगर हमारा हक बनता है तो हमें दें। और हमारे इष्ट देवता जहाँ कहीं भी इन जगहों पर विराजमान हैं, आप देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या अयोध्या में जिस तरीके का भव्य निर्माण हुआ मंदिर का, क्या इससे हिंदुओं की भावना को संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई? ठीक है, हम अयोध्या हार गए, लेकिन अयोध्या हम रामलला के कारण नहीं हारे, अयोध्या हम प्रशासनिक चूक के कारण हारे। वहाँ लोगों के मकान ध्वस्त कर दिए गए, उस पर उनको सही मुआवजा नहीं मिला। वहाँ पर जो दुकानें बनी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा रख दी इन्होंने, और अंडर हैंड भी बहुत पैसे मांगने लगे, जैसा भी संज्ञान में आया है। ये कर्मचारियों के द्वारा लूट मचाने के क्रम में वहाँ की जनता पीड़ित हुई और उसके कारण वहाँ हार का सामना किया। सावन का महीना चल रहा है और आदित्यनाथ योगी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और प्रशासनिक और शासनिक लेवल पे सब चीज़ को अच्छे से करने का किया। आप लोगों के जमीनी स्तर पे क्या कार्रवाई है, जहाँ पे एक तरफ से बड़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं, बड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहाँ कांवड़ी की तरह उत्पात मचाया जा रहा है, कहीं कोई बात आ रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये कांवड़ियों का जत्था दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों की भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, शिव के प्रति आसक्ति आ रही है। और जिस तरीके से उनके कांवड़ियों के राह में हमने जिस तरीके से सुविधाएं देने का काम किया है, उससे उनकी भावनाओं को हमने साधने का काम किया है। और जब इतनी भीड़ चलेगी और समाज के हर विभिन्न तबके के लोग होंगे, कुछ उपद्रवी तत्व भी उसमें शामिल हो सकते हैं जो कुछ ऐसी हरकत करें जो शर्मनाक हो सकती है, लेकिन इन टोटलिटी सब लोग डिसिप्लिन है और पंक्तिबद्ध होकर भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। हमें उनको सुरक्षा देना है, स्वस्थ वातावरण देना है, जिसके लिए मोदी सरकार, योगी सरकार कटिबद्ध है और वो दिया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर को लेके आपका क्या कहना है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी बड़े नेता हैं, लेकिन ढुलमुल नेता हैं। कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर। ये जितने भी इस तरीके के लोग हैं, वो एक कहावत है, जिधर देखे खीर उधर गए फिर। तो जिधर उनको नजर आता है, ये मौसम वैज्ञानिक है, सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान जी थे, ये छोटे मौसम वैज्ञानिक हैं। ये जिधर देखते हैं कि अब इधर कुछ मालदार या मलाई वाली पोस्ट मिल जाएगी तो ये उधर घूम जाते हैं। तो ऐसे लोगों का विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा दिन तक समाज में कारगर नहीं रहेगी। ये शुद्ध जाति के नेता हैं और अपना ही हित साधने में लगे रहते हैं। खुद का हो, उसके बाद बेटे का नंबर आ जाए, कुछ दिन के बाद पोते का नंबर भी आ जाएगा। इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है और आने वाले समय में इनके ही समाज के लोग इनसे विद्रोह कर लेंगे जब उनको धीरे धीरे असलियत का पता लगेगा। किरोड़ी लाल मीणा जी के इस्तीफे के पीछे का क्या राज है? वहां पर जिस तरीके का प्रदर्शन अपेक्षित था, वो प्रदर्शन नहीं हो पाया। इसके कारण उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन कर दिया। पीछे जब नोएडा की बात करें, आप नोएडा से बिलोंग करते हैं, और जब कमिश्नरेट नहीं लगा था नोएडा में, उसमें अभी में आपकी राजनीतिक तौर पे, आपके राजनीतिक समीकरण को देखते हुए क्या अंतर आपको महसूस होता है? देखिए, प्रशासन पहले से ज्यादा चुस्त दुरुस्त हुआ है और हर लेवल पर अब सुनवाई हो रही है। पिछले तरह जितनी वारदातें होती थी,
खासकर लूट की या चेन स्नैचिंग की, वो सब में बहुत कमी आई है और एक अच्छा प्रशासन दिया जा रहा है। और ये एक ऐसा प्रदेश है, ये एक ऐसा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से खड़ी है। और महेश शर्मा जी ने अपने तीसरे टर्म तक लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, जहां तक प्रयास होता है लोगों का काम कराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। एक पॉपुलर लीडर हैं और यहाँ की जनता का पूरा आसक्ति भारतीय जनता पार्टी पे है, तो इसलिए हमारी यहाँ पर काफ़ी मजबूती है और एक अच्छा वातावरण, लोगों का काम हो रहा है। महेश शर्मा 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले लोग हैं, तो लोगों का काफ़ी काम हो रहा है और लोगों में खुशी है कि हमारा नेता जनप्रिय है, लोकप्रिय है। आपने अपनी जो राजनीति की शुरुआत की बात की, उसमें 1984-85 का जिक्र किया। तो 1984-85 के दरमियान जैसी राजनीति का पहलू हुआ करता था और आज के डेट में 2024 में जो पहलू है, इसमें क्या अंतर दिखता है आपको? जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, उस समय की न निष्ठा, उस समय जैसी सादगी, उस समय की जैसी समर्पण, इसमें कमी आई है। अब लोग लालची ज्यादा हो गए, लेने की बात पर ही सारी राजनीति करते हैं, देने की बात पर राजनीति बहुत कम लोग करते हैं। हम लोगों ने देने का राजनीति किया है, लेने की राजनीति नहीं की है। इसका अभाव है, ये समाज के सहिष्णुता खत्म हो गई। अब आप देखिए, एक गाड़ी का टेल लाइट में अगर टक्कर लग जाती है, 10-20 रुपए का टेल लाइट होगा, उस पर लोग रिवॉल्वर निकाल के गोलियां चला रहे हैं। तो सहिष्णुता का बहुत अभाव है। इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा समाज को बर्बर नहीं बनाकर सहिष्णु बनाने की कवायद लोगों को करनी चाहिए। इसमें हम लोगों का, एनजीओज का और भी समाज के लोगों का, नेताओं का भी इसमें योगदान होना चाहिए। समाज निरंतर बर्बरता की ओर बढ़ रहा है, ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं है। आलोक जी, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एक गाड़ी का स्क्रैच लगता है, लोग रिवॉल्वर लगा के गोली मारने को तैयार होते हैं, इस पे आपकी पार्टी और आपके सरकार का क्या नजरिया है? देखिए, ये सामाजिक चीजें हैं। अब आप अपने कमरे में, घर के कमरे में आप किसी की हत्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट तो रोड पे ही होगा सर। नहीं, आप कहेंगे कि पुलिस वहां क्यों नहीं पहुंची। अरे पुलिस कहाँ कहाँ जा सकती है। और ये जो है, ये समाज में आपकी सहिष्णुता खत्म हो गई है। हमारे जो भी कैडर होगा, हमारे जो भी लोग होंगे, मैं नहीं समझता हूँ उनसे इस तरीके का अपेक्षा कतई नहीं हो सकता। वो कतई कहीं पर गोली नहीं चला सकते, कतई कहीं पर इस तरीके की चीजों से। बहुत दफा लोगों ने मेरे गाड़ी में मार दिया है, मैं मुस्कुरा कर देखता रहा और चलता रहा। अभी आपने कहा कि राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है, लोग लालची हो गए, लेने के लिए पड़े, तो भारतीय जनता पार्टी में भी ये चीज कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है या नहीं? देखिए, हम भी समाज के ही लोग हैं। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ इसीलिए आए हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या ले लूंगा। तो कम लोग हैं, लेकिन होंगे तो जरूर, हैं जरूर। आप देखते रहिए ग्रेट पोस्ट न्यूज, तब तक के लिए नमस्कार।